नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जी हाँ, एआई आजकल हर तरफ है, लेकिन हम कुछ खास कहानियों और रिपोर्ट्स के जरिए देखेंगे कि ये असल में लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। बिल्कुल, मतलब कुछ अच्छी कहानियां हैं तो कुछ थोड़ी चिंताजनक भी। हाँ, वही तो। टेक्नोलॉजी है तो उसके दोनों पहलू होते ही हैं। जैसे सोचिए तेलंगाना का वो किसान जो मिर्च की खेती में एआई इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कर्नाटक में एक डॉक्टर हैं जो दूर दराज के गांव में एआई से मदद पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, और ये कहानियाँ दिखाती हैं कि एआई सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है। ये खेती, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि कानून, इन सब में जमीन पर बदलाव ला रहा है। सही कहा। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर भारत में एआई के इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं, समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि क्या मौके बन रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना, खम्मम जिला। यहाँ एक किसान हैं रवि महतो जी। कई सालों से मिर्च उगा रहे थे अपनी 5 एकड़ जमीन पर, लेकिन वही दिक्कतें, मौसम का भरोसा नहीं, कीड़े लग जाते थे, बाजार में दाम ऊपर नीचे। हाँ, किसानी में ये मुश्किलें तो आम हैं। कमाई का क्या हाल था उनका? बहुत ज्यादा नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सालाना मुश्किल से 80,000 रुपए कमा पाते थे। ओह, ये तो काफी कम है। हाँ, फिर 2023 में उनके गांव में एक प्रोजेक्ट आया, सागू बागू। सागू बागू, ये क्या था? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है, AI फॉर AI, मतलब एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए AI। उनका वादा था कि AI से खेती सुधारेंगे। अच्छा, लेकिन किसानों को नई तकनीक अपनाने में अक्सर हिचक होती है। रवि का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल सही कहा आपने। वो शुरू में थोड़े शक में थे। मतलब उनका सोचना था, एक फोन आप मेरे बाप दादा से ज्यादा खेती कैसे जान सकता है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। पीढ़ियों का तजुर्बा एक तरफ और टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ। पर उन्होंने हिम्मत की, इसे आजमाया। उनके खेत में सेंसर लगे, मौसम बताने वाले स्टेशन लगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी खेत तक पहुंच गई मतलब? हाँ, और ये सब एक ऐप से जुड़ा था, कल्टीवेट। ये ऐप एआई का इस्तेमाल करके खेत का पूरा विश्लेषण करता था। तो ये एआई करता क्या था असल में? कैसे मदद की इसने? कई तरीकों से। जैसे ये मिट्टी में नमी कितनी है ये बताता था, मौसम कैसा रहेगा इसका अंदाजा देता था, और सबसे बढ़िया, कीड़े लगने वाले हैं या नहीं इसकी भविष्यवाणी भी कर देता था। अरे वाह, भविष्यवाणी। जी हाँ, और ये भी बताता था कि पानी कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है। ये तो बहुत ही काम की चीज हुई। रवि का अपना अनुभव कैसा रहा इसके साथ? रवि बताते हैं कि ऐप ने उन्हें ठीक बताया कि भाई खेत के इस हिस्से में पानी दो अभी, और कमाल की बात ये कि कीड़ों के हमले की चेतावनी 3 दिन पहले मिल गई। 3 दिन पहले? मतलब नुकसान होने से पहले ही पता चल गया? बिल्कुल, इससे पहले कि वो खुद अपनी आंखों से देखते, ऐप ने अलर्ट कर दिया। जबरदस्त। तो नतीजों पर आते, क्या कुछ फर्क पड़ा उनकी खेती और कमाई में? हाँ, फर्क तो पड़ा, और काफी अच्छा पड़ा। उनकी मिर्च की पैदावार 21% बढ़ गई। 21%? ये तो बहुत ज्यादा है। और सुनिए, कीटनाशक का इस्तेमाल 9% कम हो गया, खाद भी 5% कम लगी। वाह, मतलब लागत भी कम हुई और पैदावार बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, आमदनी वो लगभग डबल हो गई, हर फसल पर 1.6 लाख रुपए से ज्यादा। अरे वाह, 80,000 से सीधा 1.6 लाख, ये तो कमाल ही हो गया है ना? तो ये कहानी दिखाती है कि एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। सही कहा। अगर सही सिस्टम हो, ट्रेनिंग हो, लोकल सपोर्ट हो, तो छोटे किसान भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, उनकी जिंदगी बदल सकती है। और ये इतना सफल रहा कि तेलंगाना सरकार अब इसे 10 जिलों के 5 लाख किसानों तक ले जा रही है। ये बहुत अच्छी खबर है। मतलब टेक्नोलॉजी अकेली काफी नहीं, उसे सही से लागू करना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई खेती की बात। अब जरा स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। हाँ, रवि की कहानी ने दिखाया कि एआई उत्पादन बढ़ा सकता है। पर क्या ये सेहत सुधारने या जान बचाने में भी मदद कर सकता है? इसका जवाब हमें कर्नाटक से मिलता है, डॉक्टर प्रिया शर्मा की कहानी। हाँ, बताइए डॉक्टर शर्मा के बारे में, क्या स्थिति थी वहाँ? डॉक्टर प्रिया शर्मा, सोचिए, अकेली डॉक्टर थी 5 गाँव के लिए, आबादी करीब 15,000। अकेली डॉक्टर 15,000 लोगों के लिए? बोझ तो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। हर मरीज को ठीक से देखना, जांच करना मुमकिन ही नहीं हो पाता होगा। फिर वहाँ क्योरबे का एआई वाला डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म आया। अच्छा, क्योरबे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने जो आशा वर्कर्स होती है ना, गांव की स्वास्थ्य सेविकाएं, उनको स्मार्टफोन दिए जिनमें एआई डायग्नोस्टिक टूल थे। एआई डायग्नोस्टिक टूल स्मार्टफोन में? ये क्या कर सकते थे?
ये काफी कुछ कर सकते थे। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है ना, जिसमें शुगर से आंखों पर असर पड़ता है। हाँ। उसका पता लगाने के लिए ये रेटिना स्कैन कर सकते थे। फेफड़ों की बीमारी का अंदाजा लगाने के लिए सांस की आवाज सुन सकते थे, और मतलब बेसिक हेल्थ चेकअप भी कर सकते थे। कमाल है। तो ये तो आशा वर्कर्स के हाथ में एक तरह से डॉक्टर की छोटी मोटी मशीनें आ गई। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा खुद कहती हैं कि अचानक मेरे पास जैसे 20 और आंखें और कान आ गए थे गांव में। एआई शुरुआती जांच कर लेता था और सिर्फ उन मरीजों को डॉक्टर के पास भेजता जिन्हें वाकई जरूरत थी। इससे उनका बहुत समय बच गया और वो गंभीर मामलों पर ज्यादा ध्यान दे पाए होंगे। हाँ, एक आशा वर्कर है कमला देवी, उनका उदाहरण बड़ा अच्छा है। उन्होंने इसी फोन वाले स्कैनर से डायबिटिक रेटिनोपैथी के 3 ऐसे केस पकड़ लिए जो शायद पता ही नहीं चलते जब तक नजर काफी कम न हो जाती। सोचिए, शुरुआत में ही बीमारी पकड़ में आ गई। कमला देवी का कहना था, एआई ने मुझे वो दिखाया जो मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। और क्या आंकड़े भी हैं इसके सपोर्ट में? इस्तेमाल करने वालों को कैसा लगा? आंकड़े भी अच्छे हैं। 87% हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि सिस्टम चलाना आसान है। स्किन की बीमारियों की पहचान में एआई 82% सही था। 82% बढ़िया है। और हिंदी में वॉइस रिकग्निशन, मतलब कहीं बात समझने में 91% सटीक था। वाह। और सबसे जरूरी बात, करीब 60% मरीजों के अस्पताल के बेवजह चक्कर बच गए। उनका टाइम बचा, पैसा बचा। तो ये तो साफ है कि एआई दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। निश्चित रूप से। जहां डॉक्टर कम है वहां तो ये वरदान जैसा है। ये क्षमता बढ़ाता है, पहुंच बढ़ाता है। तो हमने 2 बहुत ही उम्मीद जगाने वाली कहानियां देखी, खेती में, सेहत में। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर तकनीक के साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। जी हाँ, और जब एआई का इस्तेमाल कानून व्यवस्था या निगरानी में होता है तो ये खतरे और भी गंभीर हो जाते हैं। एक थोड़ी डराने वाली कहानी दिल्ली से है, मोहम्मद अली की। हाँ, ये फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी कहानी है। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने चेहरों को पहचानने वाली एआई तकनीक का इस्तेमाल किया था, फेशियल रिकग्निशन। जी, ये तकनीक इनेफ्यू लैब्स नाम की कंपनी ने दी थी। और हुआ ये कि इस एआई सिस्टम ने मोहम्मद अली, जो बैग बनाने का छोटा सा काम करते हैं, उनकी पहचान कर ली। कहा कि ये दंगे के दौरान जहां हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या हुई वहां मौजूद थे। जबकि अली का कहना है कि वो उस इलाके में थे ही नहीं। वो कह रहे थे, मैं तो घर पर था, पर कंप्यूटर ने कहा कि मेरा चेहरा वीडियो में दिख रहे किसी से मिलता है। यहाँ पर एक बहुत ही चिंता की बात सामने आती है। वो ये कि जिस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था, उसकी सटीकता का लेवल, जिसे कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो सिर्फ 80% पर सेट था। 80%? सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर इसका मतलब क्या असल में? क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं। सोचिए, अमेज़न ने जब अपने सिस्टम का टेस्ट इसी 80% लेवल पर किया था, तो उसने अमेरिका के 28 सांसदों को गलत तरीके से अपराधी बता दिया था। 28 सांसदों को? ओह, तो 80% का मतलब हुआ 20% गलती की गुंजाइश। हाँ, और ये 20% किसी निर्दोष इंसान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो क्या अली को सिर्फ इसी एआई मैच के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया? कोई और सबूत नहीं था? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि गिरफ्तारी का मुख्य आधार यही एआई मैच था और कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं थे। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर अली के साथ क्या हुआ? जो हुआ वो बहुत दुखद है। उन्हें 4.5 साल तक जेल में रहना पड़ा बिना ट्रायल के। 4.5 साल? हाँ, उन्होंने हिरासत में टॉर्चर के भी आरोप लगाए। कहा कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई, लातों के बाद सांस लेना मुश्किल था। इस सब ने उनका परिवार, उनका काम धंधा सब तबाह कर दिया। ये सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा है। क्या ये अकेला ऐसा मामला था? नहीं, आंकड़े बताते हैं कि ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। दंगों से जुड़े 750 से ज्यादा केस फेशियल रिकग्निशन से सुलझाए गए बताए जाते हैं, करीब 99% केस। 750 से ज्यादा? लेकिन जिन मामलों में ट्रायल हुआ, उनमें से 80% से ज्यादा में या तो लोग बरी हो गए या आरोप हटा दिए गए। 80% से ज्यादा बरी हो गए। इसका मतलब तो यही है कि एआई पहचान प्रक्रिया में ही बहुत बड़ी गड़बड़ियां थी। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बात किसी की आजादी की हो। सही कहा। तकनीक मददगार हो सकती है, पर वो इंसानी जांच और सबूत का विकल्प नहीं बन सकती। ये कहानी एआई के अंधेरे पक्ष और उसकी जवाबदेही की जरूरत को बहुत साफ तरीके से सामने लाती है। बिल्कुल। और एआई से जुड़ी एक और बड़ी चिंता है जिसका जिक्र हमेशा होता है, प्राइवेसी, यानी हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा। हाँ,
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद आरोग्य सेतु ऐप रहा। हाँ, आरोग्य सेतु मार्च 2020 में आया था, जब कोविड एकदम पीक पर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। जी, और ये फैला भी बहुत तेजी से। सिर्फ 6 हफ्तों में 10 करोड़ डाउनलोड हो गए थे। उस वक्त माहौल ही ऐसा था। बहुत से लोगों को, जैसे मुंबई की अनीता वर्मा का जिक्र एक रिपोर्ट में, उन्हें लगा कि चलो कुछ तो सुरक्षा है, बाहर निकलने में थोड़ा भरोसा है कि अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास गए तो ऐप बता देगा। हाँ, ये काम ऐसे करता था कि ब्लूटूथ और जीपीएस से आपकी लोकेशन और आप किन दूसरे ऐप यूजर्स के पास गए ये ट्रैक करता था। जी। अगर उनमें से कोई बाद में पॉजिटिव निकलता तो आपको अलर्ट आ जाता था। मकसद था इन्फेक्शन की चेन तोड़ना। लेकिन इस पर सवाल भी तो बहुत उठे थे, डेटा जमा करने को लेकर, प्राइवेसी को लेकर। हाँ, गंभीर सवाल थे। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निखिल पहावा जैसे लोगों ने कहा कि ये ऐप लगातार लोकेशन और कॉन्टैक्ट ट्रैक करके लोगों की प्राइवेसी में दखल दे रहा है। और ब्लूटूथ की भी अपनी दिक्कतें थी शायद। बिल्कुल, वो कई बार दीवारों के आर पार या अलग अलग फ्लोर पे बैठे लोगों को भी कॉन्टैक्ट दिखा देता था। इससे गलत अलर्ट आने का खतरा था। और इसकी सिक्योरिटी पर भी सवाल उठे थे। कोई फ्रेंच रिसर्चर थे शायद। हाँ, एलियट एल्डरसन। उन्होंने मई 2020 में दावा किया था कि ऐप में सेफ्टी की कमी है और इससे 9 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी खतरे में है। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, डेटा सेफ है, पर चिंता तो बनी गई थी। और फिर इससे कुछ जगहों पे जरूरी भी कर दिया गया था। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए, कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए इसे कुछ समय के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। इसी से फिर वो बहस तेज हो गई कि सरकार की निगरानी बनाम लोगों के अधिकार। सही कहा। ये पूरा मामला दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ जैसी जरूरत और प्राइवेसी जैसे अधिकार के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। तकनीक समाधान लाती है, पर उसकी कीमत क्या है, ये सवाल जरूरी है। तो अब हम 2025 के करीब हैं। हमने एआई की अच्छी कहानियां सुनी, रवि और डॉक्टर प्रिया की, और चेतावनी वाली भी मोहम्मद अली और आरोग्य सेतु की। तो अब भारत का एआई सीन कैसा लग रहा है? आगे क्या दिख रहा है? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ सरकार का बड़ा प्लान है, इंडिया एआई मिशन। हाँ, इसके बारे में सुना है, काफी बड़ा बजट है शायद। 372 करोड़ रुपए का बजट है और लक्ष्य है भारत में 18,000 जीपीयू वाला कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। 18,000 जीपीयू? ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश है। क्या इसके कुछ फायदे दिखने शुरू हुए हैं? हाँ, कुछ अच्छे उदाहरण आ रहे हैं। जैसे सर्वम एआई नाम की एक इंडियन एआई कंपनी है, उन्होंने इसी मिशन से मिली सस्ती कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके सिर्फ 16 दिन में 70 अरब पैरामीटर वाला एक बड़ा मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल ट्रेन कर लिया। 70 अरब पैरामीटर सिर्फ 16 दिन में? और खर्चा भी कम हुआ होगा। हाँ, उनकी लागत 38% कम हो गई। ये दिखाता है कि मिशन भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये तो बढ़िया है। और कोई उदाहरण? एक और है वाधवानी एआई का। उन्होंने न्यूट्रिशन पर सलाह देने वाला चैटबॉट बनाया है। वो 40 मिलीसेकंड से भी कम में जवाब देता है। इतना तेज? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये गांव के क्लिनिक में भी चल सकता है, जहाँ इंटरनेट धीमा होता है, जहाँ इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां हैं और बड़ी हैं। पहली तो यही कि एआई कंप्यूटिंग पावर की जितनी जरूरत है उतनी भारत में उपलब्ध नहीं है। डिमांड सप्लाई से 1.7 गुना ज्यादा है। तो इससे तो नई रिसर्च और इनोवेशन धीमा पड़ सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चुनौती, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, एआई में भेदभाव यानी बायस का खतरा। हाँ, फेशियल रिकग्निशन वाले केस में देखा था हमने। जी, डॉक्टर इंतिफादा बशीर की एक स्टडी है, वो बताती है कि ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अक्सर महिलाओं, माइनॉरिटीज और गहरे रंग की स्किन वाले लोगों को पहचानने में ज्यादा गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को फायदा दे रही है, वही दूसरों के साथ भेदभाव कर सकती है, उन्हें सिस्टम से बाहर कर सकती है। डॉक्टर बशीर ने यही कहा है कि वही तकनीक जो कुछ को सशक्त बनाती है, दूसरों को बाहर कर सकती है। तो हमें ऐसे एआई बनाने होंगे जो सबके लिए काम करें, जो हमारे समाज के पूर्वाग्रहों को और न बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर भारत आज एआई के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रवि जैसे किसानों की उम्मीदें हैं, डॉक्टर प्रिया जैसी सफलताएं हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली का दर्द है, प्राइवेसी की चिंताएं हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर एआई के वादे और उसके खतरे दोनों को दिखाते हैं।
और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत एआई की ताकत का इस्तेमाल अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और उनकी इज्जत की रक्षा करते हुए कर पाएगा? क्या हम विकास और मानवाधिकारों में संतुलन साध पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। हाँ, ये गवर्नेंस, पॉलिसी, नैतिकता, इन सब में है। हमें कैसे नियम बनाने हैं, कैसी सोच रखनी है, ये तय करेगा कि एआई हमारे लिए कैसा भविष्य बनाएगा। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है। सरकार एक एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 ला रही है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एआई सिस्टम को उनके रिस्क के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, कम रिस्क से लेकर बिल्कुल अस्वीकार्य रिस्क तक। और इसमें ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन यानी इंसान को ध्यान में रखकर एआई बनाने पर जोर है। तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। हाँ, ये जिम्मेदार इनोवेशन की तरफ एक कदम है, लेकिन असली चुनौती इसे लागू करने में होगी। सही कहा। तो किसान, डॉक्टर, वो निर्दोष नागरिक, प्राइवेसी की चिंता करने वाले लोग, इन सब की कहानियां भारत और एआई के इस उलझे हुए रिश्ते को दिखाती हैं। और चुनौती यही है कि एआई का फायदा सब तक पहुंचे, खासकर उन तक जो हाशिए पर हैं, और इसके नुकसान से सब बचें, खासकर जो सबसे कमजोर हैं। तो ये थी भारत में एआई की कहानी, उम्मीदों और चुनौतियों से भरी हुई, जैसा हमने आज के स्रोतों में देखा। एक ही तकनीक कहीं जिंदगी आसान बना रही है तो कहीं मुश्किल खड़ी कर रही है। हाँ, और ये साफ है कि एआई का भविष्य सिर्फ टेक कंपनियों या इंजीनियरों के हाथ में नहीं है। इसमें सरकार, पॉलिसी बनाने वाले, हम सब नागरिक, सबकी भूमिका है। हमें मिलकर तय करना है कि एआई हमें किस तरफ ले जाए। क्या ये सबको साथ लेकर चलने वाला टूल बनेगा या कुछ लोगों को पीछे छोड़ देगा? क्या ये प्रगति लाएगा या दमन का हथियार बनेगा? बिल्कुल, ये सवाल आज बहुत जरूरी है। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। जी, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और ज्यादा घुसता जा रहा है, हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हमेशा इंसानियत, नैतिकता और इंसाफ के दायरे में हो? क्या सिर्फ नियम बनाना काफी है या हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।